बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रदीप कुमार वर्मा को बनाया गया प्रदेश का चुनाव अधिकारी। सीएम की पहल पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी। रांची पहुंचने पर हुआ स्वागत। श्रम विभाग ने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पाकुड़ में कार्यशाला आयोजित। पीएम रोजगार सृजन, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा समेत अन्य योजनाओं की दी गई जानकारी। प्रखंडों में लगेंगे शिविर। जमशेदपुर में 4 दिवसीय फ्लावर शो और ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन प्रकृति प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। विभिन्न किस्म के खूबसूरत फूलों का दीदार करने पहुंच रहे लोग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति में संगठन पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बैठक में संगठन पर्व पर विमर्श हुआ और नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। और झारखंड में बीजेपी के मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने इसको लेकर खास निर्देश भी दिए हैं। इधर प्रदेश भाजपा महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा को पार्टी ने झारखंड का चुनाव अधिकारी बनाया है। इसके अलावा प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, सुनीता सिंह और दुर्गा मरांडी को सह चुनाव अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने इनके नामों की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई। कल शाम रांची पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि बाकी बचे 36 श्रमिकों की भी वापसी सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। श्री रेड्डी झारखंड दौरे के क्रम में सीसीएल और सीएमपीडीआई के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री का कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कोयला मंत्री बनने के बाद श्री रेड्डी का सीसीएल का ये पहला दौरा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श में हिस्सा लेंगी। मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। उम्मीद ये है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, जिससे वृद्धि दर को मजबूती मिलती है। इसरो आज स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। इसके माध्यम से डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसरो आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या फिर उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C-60 के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। यह मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे।
इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के स्पेडएक्स मिशन को लेकर न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्सुकता देखने को मिल रही है। इस मिशन की सफलता भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के नए आयामों की ओर ले जाएगी। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को और ज्यादा मजबूत करेगा और भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। तो इसरो की इस नई पहल ने एक बार फिर से भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दिलाने का एक बड़ा वादा किया है। हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की दिवंगत पत्नी अनीता कुमारी को न्याय दिलाने के लिए जिले में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। इस कड़ी में स्थानीय बुढ़वा महादेव से कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला गया। स्थानीय झंडा चौक में मृतका को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौजूद थे। आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पे हजारीबाग में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जो निश्चित तौर पे दफना दिया गया। जैसे आप महेश्वरी हत्याकांड की बात करें तो उसका आज तक न ओर का पता चला न छोर का पता चला, लेकिन इस घटना को न्याय दिलाने का अंतिम दम तक हम संघर्ष करेंगे। इस परिवार के साथ हैं इस दुख के घड़ी में और न्याय दिलाने की काम करेंगे ताकि मृतक आत्मा को शांति मिले और दोबारा कोई बेटी हजारीबाग की न जले। वर्ष 2024 में देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की है, साथ ही कई नए पहल भी हुए हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2024 से कई मायनों में खास रहा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 25 लाख से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण हो गया है। इस साल यूविन पोर्टल को सार्वभौमिक टीकाकरण से जोड़ा गया और अब नौनिहालों के साथ साथ माताओं के टीके का हिसाब भी रखेगा यूविन पोर्टल। और ऐप कितने दिनों के अंतराल में कौन सा टीका लगेगा, ये सभी जानकारियां यूविन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। साथ ही आपके मोबाइल पर भी इसका SMS के जरिए अपडेट और अलर्ट आता रहेगा। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए और नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश ना जाना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 11 एम्स में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत की। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी शुरुआत हुई। देश में स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में एक केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया। चिकित्सा उपकरणों के लिए गुजरात, तेलंगाना, असम और पंजाब में एंटी वायरल दवा खोज और विकास के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्रों की आधारशिला रखी गई। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन का निर्माण कर इतिहास रच दिया। ये उल्लेखनीय उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। ये अपनी श्रेणी का पहला नया एंटीबायोटिक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के शोधकर्ताओं ने कार टी सेल थेरेपी विकसित किया है जो ल्यूकेमिया, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा नामक रक्त कैंसर पर प्रभावी है। FSSAI ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया।
स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया गया। FSSAI ने बोतल बंद पानी को अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में किया शामिल। ये कदम उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू वार्षिक विद्यापति कैलेंडर सह पंचांग लोकार्पण समारोह में शामिल हुई। ये समारोह स्थानीय मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा गोलमुरी में आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने मैथिली कवि एवं महादेव के अनन्य भक्त विद्यापति जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका नमन किया। मौके पर विधायक ने वार्षिक विद्यापति कैलेंडर का विमोचन कर विद्यापति जी के योगदान को याद किया। इस दौरान कई गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे। पाकुड़ में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने स्थानीय रविंद्रनगर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त मनीष कुमार वहां मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इसको स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई और साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की। पाकुड़ में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में संस्थान की प्रशिक्षित महिलाओं के अलावे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सखी दीदियों तथा PM स्वनिधि, PM विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों ने हिस्सा लिया। रविंद्रनगर भवन में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने किया तथा लाभुकों से संवाद कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। एक बहुत ही अच्छा महोत्सव है। मैं इसे महोत्सव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक नई शुरुआत है। इस प्रकार के कार्यशाला से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के लोग एक दूसरे से जुड़े, जो दूरियां हैं वो खत्म हो, दिक्कतें जहां हैं वो चैलेंजेस समाप्त हो। उपायुक्त ने बताया कि कार्यशाला में RCEP से प्रशिक्षित महिलाओं तथा अन्य लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों के साथ संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में शिविर लगाई जाएगी ताकि ऋण और सब्सिडी से जुड़े मुद्दों का सुविधाजनक तरीके से हल निकाला जा सके। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त और बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। जमशेदपुर के परसुडी में एक संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह हुआ। मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी भी उपस्थित थे। ऐसे पावन दिन के अवसर पर इन लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रक्तदान के माध्यम से कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है और आज शहर में रक्तदान करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आगे आए और रक्तदान करें, यही मैं युवाओं से अपील करता हूँ। गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार में प्रज्वलित अखंड ज्योत के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पीठ की ओर से अखंड ज्योति रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस सिलसिले में झारखंड में भी 2 अखंड ज्योति रथ भ्रमण कर रहा है। लौह नगरी में इस रथ का स्वागत किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में खादी एवं सरस महोत्सव चल रहा है, जिसमें हर रोज बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। मेले में अब तक 2.25 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। कल छुट्टी का दिन होने की वजह से घूमने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा और 24,000 से अधिक लोगों ने खादी मेले का भ्रमण किया। खादी एवं सरस महोत्सव में खादी और हस्तशिल्प समेत अन्य उत्पादों के 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के भी उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। मेला 6 जनवरी तक चलेगा।
रांची के स्थानीय भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आयोजित 2 दिवसीय पौष मेले का कल समापन हो गया। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस मेले में हस्तशिल्प और व्यंजनों के 20 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। हार्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर और टाटा स्टील यूआईएसएल की ओर से गोपाल मैदान तथा तुलसी भवन बिष्टुपुर में 4 दिवसीय एनुअल फ्लावर शो और ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन सेंटर की उद्घाटन हो गई है और इसकी शुरुआत कल से हुई है, जहां लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रकृति प्रेमियों के लिए जमशेदपुर में आयोजित एनुअल फ्लावर शो और ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक स्थान पर विभिन्न किस्मों के खूबसूरत फूलों को देखना आगंतुकों को खास अनुभूति दिला रहा है। बहुत अच्छा है, निःशुल्क हर जगह और 10 रुपए में इतना कुछ मिलता है, देखने को तो कौन नहीं आएगा भाई। सबको आओ, देखो, एंजॉय करो। हर जगह लगा हुआ है स्टॉल है, फ्लावर्स का इतना सारा है। गोपाल मैदान में 10 नर्सरी के स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ कई स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। फ्लावर्स का वैरायटी बहुत ज्यादा है, मतलब बाहर से आया हुआ ऐसा दिख रहा है और एक ही फ्लावर में अलग अलग सजा हुआ है। क्या बोलते हैं, फोटो खिंचाने के लिए तो यहाँ पर एक अच्छा मतलब एक अच्छा जगह है और यहाँ पर आके फैमिली लोग आ सकते हैं, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाना रोज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जुड़ जाने से फ्लावर शो में 4 चांद लग गया है। रोज गार्डन के रूप में शहरवासियों को पहले ही तोहफा मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर एक यूनिक वैरायटी की रोज को सर रतन टाटा के नाम से रिलीज किया जाना बड़ी बात है। का एक एडेड इनिशिएटिव है इंडियन रोज फेडरेशन की तरफ से। रोज कन्वेंशन भी यही 3 दिन चल रहा है, तुलसी भवन में साथ में ही है। और रोज फेडरेशन की जो कन्वेंशन है उसमें 178 रोजेस की एंट्री है और सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री से है, जमशेदपुर से भी है, बाकी जगह से भी है। एनुअल फ्लावर शो और ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन में फूल के अलावा सब्जी और विभिन्न प्रजाति वाले पौधे, बागवानी के लिए औजार भी मिल रहे हैं। यहाँ पर खाद के साथ मिट्टी तक उपलब्ध कराया जा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। ये 45 दिवसीय उत्सव 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रयों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है, जिसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डीलक्स आवास शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ डीलक्स टेंट और विला प्रदान करते हैं। वहीं 92 सड़कों का नवीनीकरण और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण पूरा होने के करीब है और इसके अलावा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कुल 800 बहुभाषा संकेत लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक कर्मी वहां मौजूद रहेंगे। वहीं प्रमुख स्थानों पर 340 से अधिक विशेषज्ञों के साथ AI की मदद से भीड़ की निगरानी और हवाई निगरानी के लिए हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। जबकि पहली बार 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन संगम क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रदान करेंगे। 56 साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी। सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा और आपदा तत्परता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन तैनात किए गए हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं तक की स्थिति से निपटने में सक्षम है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा और नैदानिक सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ भीष्म क्यूब की भी तैनाती की जा रही है, जिसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज करने की क्षमता है।
महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी सीवेज उपचार संयंत्र यानी कि एसटीपी स्थापित किए जा रहे हैं। गढ़वा के दक्षिणी वन क्षेत्र में जंगली हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और एक महिला को कुचलकर मार डाला। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू और मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पॉल मुंजिनी सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत की यात्रा करने वाले वे अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलेनोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने मानवाधिकार समर्थक, वंचितों की आवाज और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई वाले एक नेता के रूप में वैश्विक पहचान बनाई थी। जिमी कार्टर एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने 1976 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति गैरल्ड फोर्ड को हराने के बाद जनवरी 1977 से जनवरी 1981 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों और शांति स्थापना के उनके प्रयासों के चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। साहिबगंज जिले का उधवा पक्षी अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत झील के लिए पूरे झारखंड में अपना एक अलग पहचान रखता है। ये झील आजकल प्रवासी पक्षियों की मनमोहक जल क्रीड़ा से गुंजायमान है। देखिए एक खास रिपोर्ट। में यूं तो कई मनोरम पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उधवा पक्षी अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत झील में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी इसे बेहद खास बनाता है। ठंड के आगमन होते ही नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से उधवा झील में प्रवासी पक्षियों की मनमोहक जलक्रीड़ा से पूरा झील गुंजायमान रहता है। इन जलीय पक्षियों के वर्ल्ड सेंचुरी संस्थान को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और हम न्यू नॉलेज पॉइंट कोचिंग क्लासेस से आए हैं। यहाँ उधवा में एक पक्षी विहारन है जो कि बहुत मस्त है, शांति है, वातावरण अच्छा है, पर्यावरण भी। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, सब तरफ रंग सही लग रहा है सभी। झील देखने के लिए यहाँ पे जो विदेशी पक्षी लोग आता है झील में, वो लोग आता है। यहाँ पे पेड़ पौधा है, बहुत अच्छा, मतलब हरियाली यहाँ पे है। विदेशी पक्षियों में यहाँ रेड कस्टर्ड पूचड़, गुल, लुपिन बर्ड, वुड सैंड पाइपर, पीपीटी, किंगफिशर और सारस जैसे पक्षियों को देखना सैलानियों को खास अनुभूति दिलाता है। इससे हम लोग को बहुत सारा नॉलेज मिला, जैसे वाटर बर्ड्स है, यहाँ पर क्रैकवुड्स, और रियली हम बोले तो हमको फर्स्ट टाइम पता चला यहाँ पर कि कोई ऐसा हैंस भी होता है जो वाटर में पाया जाता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज मिल रहा है, जिसके बारे में, जिस बर्ड्स के बारे में हम लोग जानते नहीं थे, उस बर्ड्स के बारे में हम लोग को नॉलेज मिला है। मेनली बर्ड के बारे में और इस इतनी ब्यूटीफुल जगह के बारे में जानने के लिए आए हुए। और हर साल हम इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हम लोग जो है नई नई जगह को एक्सप्लोर करें। उधवा पक्षी अभयारण्य आए पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और विदेशी प्रवासी पक्षियों के बीच सपनों की नगरी में बिल्कुल खो जाते हैं। परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाना भी जिंदगी का यादगार पल हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी अभयारण्य के पक्षियों के देखने के लिए, सुनने के लिए कैसे जगह है, माहौल बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। और इस जगह में बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। यहाँ पे आज हम पिकनिक मनाने के लिए आए हैं और मुझे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ जानकारी मिली। बर्ड्स हमारे इकोसिस्टम के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बर्ड्स नहीं होंगे तो हमें खाद्यान्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे बर्ड्स ही खा लेते हैं। पानी को भी साफ करना होता है वो हमारी बर्ड्स ही साफ करती है। मात्र 10 रुपए का टिकट लेकर यहाँ उधवा झील पक्षी अभयारण्य को देखा जा सकता है। गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए 1000 रुपए तथा शिकारा में घूमने के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क है। पक्षी अभयारण्य के रखरखाव और झीलों की साफ सफाई के भी यहाँ उत्तम प्रबंध हैं।
मैं तीन पहाड़ से आया हूँ और बच्चों को यहाँ पर वन भ्रमण के लिए लाया हूँ ताकि झारखंड का जो प्रकृति है उससे बच्चों का जो है अटैचमेंट हो सके। यहाँ पे देखा जाए तो पर्यटन विभाग से 3 कॉटेज यानी वन कुटीर का निर्माण कराया गया है, जिसमें लोग आते हैं, ठहरते हैं, 24 घंटा का चाहे जितना देर तक उसका बुकिंग कराना चाहते हैं कराते हैं, और गेस्ट हाउस का भी है। और देखा जाए तो यहाँ पे शिकारा नाव भी है, लोग आते हैं शिकारा नाव का आनंद लेते हैं। डल झील के आकार पे यहाँ पे उधवा में भी शिकारा नाव का व्यवस्था है। झील में विदेशी पक्षियों का आगमन और जल क्रीड़ा निश्चित रूप से दिलकश नजारा पेश करता है, जिस कारण यहाँ पर्यटक बार बार आने के संकल्प के साथ यहाँ की यादों को संजोए लौटते हैं। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नव वर्ष को लेकर राज्य भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। इधर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने बताया कि पिकनिक स्पॉट और पर्यटक स्थलों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। का ये अपील है और साथ ही साथ रांची पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में एक संदेश भी है। नए साल में यदि शराब पी करके आप गाड़ी चलाते हैं, स्टंट करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप जाने कि रांची पुलिस आपके विरुद्ध में कार्रवाई करेगी और आपको फिर बचाने वाले भी कोई नहीं होंगे। आप अपने जीवन और किसी दूसरे के जीवन को भी आप सुरक्षित करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर के यदि रात्रि के समय जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, उस हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आलोक में आप 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर बजाना जो है वो निषेध है। आप इसका भी पालन करेंगे। खास करके बार के सभी जो संचालक हैं उनको भी अपील है कि वह कुल मिलाकर के जो उनके नॉर्म्स है, जो उनके शर्त हैं, उन शर्तों का पालन करेंगे और यदि पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। राज्य में ठंड में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं। आगामी 4 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। इस अवधि में आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम में आज के दिन का इतिहास में खास महत्व है। आज ही के दिन वर्ष 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराकर इस द्वीप के से मुक्त होने की घोषणा की थी। मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन शब्दों ने आज ही के दिन मूर्त रूप लिया था। 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था और ये द्वीप ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शाही सेना ने 23 मार्च 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशंस की सभा में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद नेताजी ने 29 से 31 दिसंबर 1943 को अंडमान द्वीप समूह का दौरा किया। उनके आगमन पर द्वीपवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया और इस द्वीप समूह को औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। नेताजी ने यहाँ जो तिरंगा फहराया था वो कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगा ही था, जिसके बीच की सफेद पट्टी पर चरखा बना था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। नेताजी द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में पोर्ट ब्लेयर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दिन के याद को संरक्षित करने के लिए यहां फ्लैग पॉइंट पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। नेताजी के सम्मान में इसी दिन अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेताजी द्वारा पहली बार ध्वजारोहण की याद में अब फ्लैग पॉइंट पर हर साल एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के संगठन पर्व को लेकर नई दिल्ली में हुई बैठक, बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रदीप कुमार वर्मा को बनाया गया प्रदेश का चुनाव अधिकारी। सीएम की पहल पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी। रांची पहुंचने पर हुआ स्वागत, श्रम विभाग ने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पाकुड़ में कार्यशाला आयोजित, पीएम रोजगार सृजन, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा समेत अन्य योजनाओं की दी गई जानकारी। प्रखंडों में लगेंगे शिविर। जमशेदपुर में 4 दिवसीय फ्लावर शो और ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन प्रकृति प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। विभिन्न किस्म के खूबसूरत फूलों का दीदार करने पहुंच रहे लोग।